यस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11, जो कि आपने आप में से काफी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मैम चैप्टर नंबर 11 और 12 का हमने दोबारा से रिवीजन करना है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे इसका रिवीजन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम हाइब्रिड्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ ब्रीडिंग। बिना ब्रीडिंग किए हम हाइब्रिड्स को बनाते हैं अपने मोटिव के अकॉर्डिंगली। हमारे लिए क्या चीज यूजफुल है उस चीज के अकॉर्डिंगली। तो चलिए हम अपना टॉपिक पहला स्टार्ट करते हैं, विच इज टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के कौन कौन से टूल्स हैं, ये भी 1 मार्क में आ जाता है कभी ना कभी। तो देख लीजिए, पहले हैं बेटा मॉलिक्यूलर सिजर्स। पहला टूल क्या है? मॉलिक्यूलर सिजर्स, जिसमें आ जाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सिजर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। डीएनए को खास जगह पे कट करते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सिजर्स बोला जाता है। दूसरे हैं बेटा मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू कौन सी है? जो कि कोई दो डीएनए के सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कराता है। इसके अंदर आ जाएंगे डीएनए लाइगेसेस। ठीक है, जितने भी डीएनए लाइगेसेस एंजाइम्स हैं, दे आर मॉलिक्यूलर ग्लू। तीसरा टूल है होस्ट। होस्ट वह ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम कोई भी डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जिस भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डालते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम टेक्निकली बोल देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। फोर्थ टूल है बेटा आपका, जितने भी हमारे पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं। पॉलीमरेज एंजाइम्स का क्या रोल है? जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 में जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तभी भी आपने इसके रोल के बारे में पढ़ा था। हैं, ये चेन इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा? डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान जो चेन इलोंगेशन वाला स्टेप है उसमें हेल्प करता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो डीएनए की रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, लास्ट बेटा, लास्ट टूल क्या है? वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम माध्यम भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने घर से स्कूल जाना है, तो अगर आप बस के थ्रू जा रहे हैं, देन दैट बस इज नोन एज वेक्टर। इसी तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड कुछ नॉन लिविंग टेक्निक्स हैं जो कि एज वेक्टर्स काम करती हैं। वेक्टर्स का काम क्या है? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को होस्ट के अंदर डालना। डीएनए को लेके जाना किसके अंदर? होस्ट के अंदर। ये कौन लेके जाएगा? वेक्टर्स लेके जाएंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ही होंगे। और उनको आपने मेरे को होमवर्क में कुछ एक 5-6 क्वेश्चंस होंगे, वो करके बताने हैं। और बेटा शाम को मैं क्विज भी लूंगी, जो क्वेश्चंस दूंगी उन्हीं क्वेश्चंस का ही क्विज होगा। तो लर्न करके आपने वो सुनाने हैं, ठीक है, या फिर लिख के बताने हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। अब आप चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मैंने पहले बताया था, दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर सिजर्स। डीएनए को काटने का जो काम करते हैं वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दो तरह के होते हैं ये, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड एंडोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियेसेस वो एंजाइम्स हैं, एक्सो एक्सो मींस एग्जिट। ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को टर्मिनल एंड्स पे काटते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज आवर डीएनए फ्रेगमेंट। तो इसके जो टर्मिनल एंड्स हैं यहाँ पे ये कट करेंगे। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, दे आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? ये डीएनए को खास स्पेसिफिक जगहों पे काटते हैं। दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस। ठीक है, दैट इज वाई दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसी जगह पे ही काटेगा, उस जगह के अलावा कहीं और नहीं कट करेगा। फिक्स्ड है कि किस जगह पे इसने काटना है। ठीक है,
तो हमने ये पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं, जिनका काम है डीएनए को काटना। उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप्स पढ़े। टाइप्स इनके दो तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियेसिस एंड एंडोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियेसिस वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को टर्मिनल एंड्स पे काटते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेसिस वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को खास स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही कट करते हैं। इसके बाद जो बेटा 3 मार्क्स में टॉपिक आता है आपका बोर्ड में, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेमिंग कैसे की जाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, तो ये भी मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, उसके थ्रू हम देखते हैं कैसे किया जाता है। हाँ जी, ये देखेंगे हम नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इनका। तो यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल ली गई है इको आर वन की। इको आर वन की एग्जांपल से हम जानेंगे कि इनका जो नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, ये किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे इसका नेम दिया गया है कैपिटल ई, स्मॉल सी ओ, कैपिटल आर एंड कैपिटल रोमन्स में लिखा हुआ है कैपिटल रोमन्स में इट इज वन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। जो कैपिटल ई है बेटा, इट डिनोट्स फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस। कैपिटल ई क्या डिनोट करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म का जीनस है उसका पहला लेटर लिया जाता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, इट इज एस्चर्चिया। ठीक है, एस्चर्चिया का नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए जो पहला लेटर है वो कैपिटल ई है, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो जीनस होता है, जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इसीलिए ये जो ई है ये भी कैप्स में लिखा गया है। नेक्स्ट जो दो लेटर्स हैं इको आर वन में, वो कहाँ से लिए गए हैं बेटा, वो स्पीशीज से लिए गए हैं। ठीक है, स्पीशीज के जो फर्स्ट दो लेटर्स हैं वही इसके नेमिंग के नेक्स्ट टू लेटर्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे सी ओ लिखा गया है। स्पीशीज कौन सी है इसकी, कोलाई। तो कोलाई के फर्स्ट टू लेटर्स आर सी ओ, दैट इज वाई जो हमारा नेक्स्ट टू लेटर्स हैं दीज आर सी। हाँ जी, हाँ बोलो, बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या। पहले ये जो कर रही है सुनो पहले, वो भी पता चल जाए कैसे करना। हाँ जी, तो हम कर रहे थे कि जो स्पीशीज के फर्स्ट टू लेटर्स हैं, ठीक है, वही इसके नेक्स्ट टू लेटर्स आएंगे। इसके बाद है बेटा जो थर्ड लेटर आता है वो है इसके स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर। ठीक है, जो स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर है वही इसके नाम का नेक्स्ट लेटर आएगा। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेन है RY13, तो आर को लिया गया है इसके नेम के साथ। लास्ट जो है बेटा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। किस ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया, उसके फर्स्ट जो न्यूमरल है उसको रोमन्स में लिखा जाता है। जैसे इसका ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है 13, तो फर्स्ट न्यूमरल है इसका 1, तो उसको रोमन्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेम बनता है इको आर वन। ई फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विच इज एस्चर्चिया, CO from the two letters of species, and R from the first letter of strain, while one is order of identification, which is written in numerals. ठीक है, ये था एग्जाम्पल इको आर वन का, जो कि एग्जाम में यही आता है मोस्टली। तो एक आधा एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इको आर वन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम हाइंड थ्री करते हैं। हाइंड थ्री में भी बेटा जो एच है,
एच क्या डिनोट करेगा? जीनस का पहला लेटर। जीनस, इसके अंदर कौन सा है बैक्टीरिया? है हीमोफाइलस। ठीक है, इसीलिए इसको कैप्स में एच लिखा गया है। नेक्स्ट, स्पीशीज के दो लेटर लेने हैं, तो स्पीशीज है इन्फ्लुएंजी, सो इट इज IN। ठीक है, स्ट्रेन है इसका D। एंड किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया है? वो है इसका थर्ड ऑर्डर। तो हमने इस तरह से लिख दिया। रिकग्निशन साइट कौन सी है जहां पे कट करता है? इट इज AAGCTT। तो दोनों ए के बीच में ये कट करता है। ठीक है, जो अभी गर्ल ने पूछा था BAM H1, तो वही हम देखते हैं इसको भी। हाँ जी, बी किससे लिया गया है? फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विच इज बैसिलस। एंड AM कहाँ से लिया गया है? टू लेटर्स ऑफ स्पीशीज विच इज अमाइलो। ठीक है, अमाइलो लिक्वी फेशियंस। स्पीशीज कौन सी है? अमाइलो लिक्वी फेशियंस। तो AM ले लिया गया है क्योंकि दो ही लेटर लिए जाते हैं। स्ट्रेन इसका H है। ठीक है, और किस ऑर्डर में बेटा इसको आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था? वो फर्स्ट है, तो इसीलिए हमने इसके आगे लिख दिया 1, BAM H1। और क्या इसका सीक्वेंस है जहां पे कट करता है? इट इज GAGATGC। तो कट कहाँ करेगा? G और G के बीच में। GGATGC था, और G और G के बीच में इसका कट करने का लोकेशन, recognition सीक्वेंस G और G के बीच में। इसी तरह से इको R1 का क्या था? गाटक GAATTC। तो ये भी कट किसके बीच में करेगा? G और A के बीच में करेगा। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल्स भी आप कर लेंगे, इट इज मोर देन इनफ। ज्यादातर तो एग्जाम में जो बेटा आपको आता है विच इज इको R1। तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए दो और कर सकते हैं, हाइंड 3 भी कर लीजिए और BAM H1 भी कर लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। जो इसका नेमिंग है, उसका पहला लेटर जीनस का पहला लेटर, नेक्स्ट टू लेटर्स स्पीशीज के फर्स्ट टू लेटर्स, और जो थर्ड लेटर होगा वो स्ट्रेन का पहला लेटर होता है, और लास्ट जो न्यूमरल्स में आता है वो है किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया। ठीक है, ये था नॉमेनक्लेचर। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, कि जो एंडोन्यूक्लियस है किस तरह से अपना पूरा काम करता है, क्या इसकी टेक्निक है, वो हम देखते हैं। अगेन एक पिक में आपको दिखाती हूँ, उसके आधार पे ही हम इसको समझेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है और आपकी बुक में भी है, बट इसको लर्न भी कर लेना आपने। तो पहले तो हम ये डायग्राम ही देख लेते हैं, इसमें इन्होंने हमें क्या दिखाया है। हाँ जी, इन्होंने हमें एक वेक्टर DNA दिखाया है। वेक्टर DNA मैंने आपको बताया था। वेक्टर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजायर DNA सेगमेंट को कैरी करता है और होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। तो वेक्टर का जो DNA है वो यहाँ पे शो किया गया है। उस DNA की जो सीक्वेंस है GAATTC ये दिखाई गई है, और हमें पता है ये सीक्वेंस किसकी रिकग्निशन सीक्वेंस है? कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की? इको R1। ठीक है, और जो हमारा फॉरेन DNA है वो भी दिखाया गया है, उसमें भी सेम सीक्वेंस दिखाई गई है GAATTC। तो इसके अंदर इस सीक्वेंस को देख के हम पता लगा लेंगे कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा, इको R1। इको R1 का बेटा कटिंग का जो पॉइंट है कहाँ पे होता है? हमेशा G और A के बीच में। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? कि यह जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कहाँ पे काटेगा? G और A के बीच में काटेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दीज एरोज डिनोट दिस, कि इसका कटिंग पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे जब ये कट कर लेगा तो इस तरह से हमें ये नजर में आएगा। और एंड दीज आर स्टिकी एंड्स, दो स्टिकी एंड्स बन गए हैं क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इनको कट किया है, इसलिए सेम तरह के स्टिकी एंड्स बने हैं। एंड जो हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू है DNA लाइगेज, वो क्या करेगा? इन दोनों स्टिकी एंड्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, क्योंकि दो अलग अलग तरह के DNA आपस में ज्वाइन हुए हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास हाइब्रिड DNA बन जाएगा। हाइब्रिड DNA को ही हम रिकॉम्बिनेंट DNA कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है एक नया कॉम्बिनेशन। ठीक है,
ये तो था कि डायग्रामेटिकली आपने इस तरह से दिखाना है। इस डायग्राम को जरूर लर्न करना बेटा। ये डायग्राम बना हुआ आएगा और लेबलिंग कर दी जाएगी। लेबलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका नेम ये नहीं लिखा जाएगा ना, ये इसको ए मेंशन कर दिया जाएगा, इसको बी, और आपसे पूछा जाएगा नेम ए एंड बी, ठीक है, एंड विच एंजाइम्स हेल्प्स इन जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। इस तरह से, इस तरीके से आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो अगर आपको ये डायग्राम पता होगा, लर्न होगा, तो आप इजिली इसको आंसर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से, क्या मैकेनिज्म है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करने। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा किस तरह से काम करते हैं। डीएनए का पूरा सेगमेंट है। सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इंस्पेक्ट क्यों कर रहा है, क्या चीज को ये देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ये ढूंढता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला काम है इंस्पेक्शन। पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, ढूंढेगा क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की क्या खासियत होती है, ये वह सीक्वेंसेस है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम रीड करती हैं, जिनको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस भी कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। जैसे अगर हम इको आर1 का एग्जांपल ले लें, तो दिस विल बी इस तरह से। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी GAA-TTC रीड कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी GAA-TTC रीड करता है। दोनों डायरेक्शंस में सेम जिसका रीडिंग हो उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे अगर हम नॉर्मली समझने के लिए बोले मलयालम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी सेम रीड कर रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम रीड कर रहा है, इस तरह की सीक्वेंसेस को हम कहते हैं बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, क्या चीज ढूंढेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढेगा डीएनए के ऊपर। जब इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगी, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से जरा सा हट के ये काटेगा। जैसे GAA-TTC सेंटर है ए और टी, तो ये कट करेगा जी और ए के बीच में। इसी तरह से इधर भी जी और ए के बीच में ये कट कर देगा। जब ये इस तरह से सेंटर से हट के कट करेगा, देन इट विल प्रोड्यूस, कटिंग का रिजल्ट क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, ठीक है। स्टिकी एंड्स बन जाएंगे वेक्टर में भी और फॉरेन डीएनए में भी। अब दो तरह के स्टिकी एंड्स हैं, इनको आपस में ज्वाइन कराने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है विच इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, कौन सा है वो, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन टू स्टिकी एंड्स एंड फॉर्म आर डीएनए, ठीक है बेटा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसमें कि आपने ये डायग्राम एक तो लर्न कर लेना है और 4 से 5 स्टेप्स लर्न करने हैं। पहले स्टेप में क्या लिखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंस्पेक्ट्स द होल डीएनए। सेकेंड स्टेप में आपने बताना है इट इंस्पेक्ट्स द होल डीएनए इन सर्च ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Third step, when it find out the palindromic sequence, then it cuts away from the center, slightly away from the center, which is known as the recognition sequence of that particular restriction enzyme. After fourth step क्या बन जाएगा आपका, after cutting at the recognition sequence, it will produce sticky ends. And the fifth step में आप क्या बोलेंगे, the two sticky ends of two different DNAs are joined together by a molecular glue known as DNA ligase, and it will result in the production of recombinant DNA, जिसको हम commonly rDNA भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस 5 स्टेप्स में हमने कंक्लूड किया। पहला स्टेप था पूरा इंस्पेक्ट करता है डीएनए को। सेकंड स्टेप, क्यों इंस्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज किस चीज को ढूंढ रहा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढ रहा है।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में इसका रीडिंग सेम रहता है, सेम रीड करता है। थर्ड स्टेप, जब इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाती है तो ये सेंटर से थोड़ा सा हटके कट करता है सीक्वेंस में, और कट करने के बाद ये क्या चीज बनाता है, ये स्टिकी एंड्स को बना देता है। लास्ट स्टेप में आप क्या बोलेंगे कि वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए है दोनों के स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज दोनों को आपस में ज्वाइन करने के बाद अल्टीमेटली क्या चीज बना देता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के अंदर और नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बताइए, कोई डाउट है अभी तक के लिए? यस गर्ल्स, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिसको हम एक टेक्निक के थ्रू करते हैं नोन एज जेल एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 एज वेल एज इस चैप्टर के अंदर, दोनों के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में जरूर आएगा, पूरी पूरी संभावना है इसके आने की। तो चलिए इसको करते हैं। हाँ जी बेटा, जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है बेटा, इसके अंदर हम एक एल्गी है, जेलिडियम, ठीक है, जेलिडियम एल्गी जो कि रेड एल्गी है, इससे हमने एक प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया है विच इज एगर एगर। ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, इसको पानी में मिलाया जाता है और बॉईल किया जाता है। जब इसको पानी में मिला के बॉईल किया जाता है तो एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम एक ये जो आप ट्रे देख रहे हैं इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद ठंडा होने देते हैं जब तक ये सेट हो जाए। ठीक है, ठंडा होने के बाद सेट हो जाता और एक फिल्म बन जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है, डीएनए के सैंपल को हम लेते हैं। डीएनए के सैंपल को लेने के बाद डिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से हम उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करते हैं। डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करने के बाद हम उसको बेटा स्टेन करेंगे। स्टेन करेंगे हम उसको इथीडियम ब्रोमाइड के साथ, और इथीडियम ब्रोमाइड के साथ जब हमने डीएनए को स्टेन कर लिया तो इस सैंपल को हम इन छोटे छोटे, यहाँ पे आपको कैविटीज नजर आ रही हैं, इनके अंदर हम इनको फिल कर देते हैं। डीएनए के सैंपल को इन कैविटीज के अंदर हम डाल देते हैं। जब हम डीएनए के सैंपल को डाल देते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो ट्रे है इट इज जॉइंड विथ टू इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिवली चार्ज एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इट इज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड। इसको हम पावर सप्लाई के साथ जब पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। हम ये जानते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था, कि जो डीएनए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, तो क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेगा। अब इसके पीछे भी एक ट्रिक है कि जितना छोटा साइज होगा डीएनए का उतनी दूर तक ये मूव करेगा, और जितना ज्यादा साइज होगा उतना ये कम मूव कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने जरूर बताना है। स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए फार्दर इट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे अपने साइज के अकॉर्डिंगली एनोड के तरफ ये मूव किए। इसके बाद क्या हुआ, हमने इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेल से अलग कर लिया। जब हमने इसको जेल से अलग कर लिया तो उस प्रोसेस को कहते हैं एल्यूशन। ये 1 मार्क में आ जाता है। एल्यूशन क्या है?
या फिर ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द जेल। तो उस प्रोसेस का नाम है एल्यूशन। डीएनए के बैंड्स को हमने सेपरेट कर लिया, दैट इज नोन एज एल्यूशन। और लास्ट हम क्या करते हैं, हम यूवी रेडिएशंस के अंडर इन डीएनए के बैंड्स को देखते हैं तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्रोसेस करने क्यों किया गया, इस प्रोसेस करने के पीछे रीजन था कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करें और डीएनए को अलग करें। ठीक है, डीएनए के सेपरेशन का जो मेथड है वो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इसका नाम क्यों है, बिकॉज एगर एगर एक जेल लाइक सब्सटेंस है, उसको यूज किया गया है। और इसका नाम के साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों जुड़ा हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको लर्न करना है। हालांकि काफी बच्चों ने कर भी लिया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक ये इस टॉपिक को नहीं लर्न किया वो जरूर लर्न कर लें। आज शाम को मैंने क्विज लेना है, टेस्ट लेना है, और अभी मैं आपको विद इन हाफ एन आवर कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगी जो कि आप होमवर्क के रूप में भी सेंड करेंगे मेरे को, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपने लर्न कर लेना है, उन्हीं का ही टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग वेक्टर्स। तो हम जरा सा ओवरव्यू ही लेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स का आज, और डिटेल में हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया था जब हमने टूल्स को डिस्कस किया था कि वेक्टर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैरी द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड दे कैरी इट टू द होस्ट। होस्ट के अंदर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करके लेके जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के अगर हम टाइप्स को देखें तो तीन तरह के वेक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाजेस एंड कॉस्मिड्स। प्लाज्मिड्स प्लाज्मिड्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर ही। बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर हम जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, हम कह देते हैं प्लाज्मिड आल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। सेकंड है बेटा बैक्टीरियोफाजिस। ये भी आपने आई थिंक जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने इसको पढ़ा था बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाजिस कुछ नहीं है, दीज आर बेसिकली वायरसेस। दीज आर वायरसेस, दोज वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया। Viruses attacking the bacteria are known as bacteriophages. बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया पे अटैक हो रहा है, फाजिस मीन्स वायरसेस। ठीक है, वायरसेस विच अटैक ऑन द बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाजिस। तो इन वायरसेस के ही जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, डिसआर्म कर देते हैं इस वायरस को, और फिर इसका इस्तेमाल कर देते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर एज अ वेक्टर। थर्ड टाइप है बेटा जो वो है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर, विच जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिड। ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, नेचुरली नहीं होता, इसको साइंटिस्ट खुद बनाते हैं। एक हाइब्रिड वेक्टर है जिसमें प्लाज्मिड्स को यूज किया गया है और बैक्टीरियोफाजिस को इस्तेमाल किया गया है, दोनों का ये हाइब्रिड वेक्टर है। प्लाज्मिड्स के अंदर जो बैक्टीरियोफाजिस का लेम्बडा साइट्स हैं, लेम्बडा साइट्स को डाल दिया गया है, और प्लाज्मिड के अंदर जब लेम्बडा साइट्स इनकॉर्पोरेट कर दी जाए तो उसके बाद जो वेक्टर बनता है उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, अलग से नाम दे दिया, क्या लिखा, कॉस्मिड। ठीक है, क्योंकि लैम्बडा कॉस साइट्स का इस्तेमाल किया गया था प्लाज्मिड के। तो ये इतना डिटेल में नहीं आएगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में जो आएगा वो है बेटा प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स में भी एक है, वो कौन सा,
PBR 322, वो डिटेल में आएगा, उसका भी हम पढ़ लेते हैं कैसे इसको करना है हमने। चलिए उसके स्ट्रक्चर को पहले एक बार देख लेते हैं, आप लर्न भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में लेबलिंग पूछ लेते हैं या फंक्शंस पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं PBR 322 किस तरह का प्लाज्मिड है। हाँ जी, यस बेटा, दिस इज इको R1, इकोलाई का PBR 322 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कैसा है इसका डायग्राम में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर वाली चीजों को जरा ज्यादा ध्यान दीजिए। और आए AMPR, TETR, RO, ये चार मेन चीजें हैं इसकी, इन चार पे ज्यादा फोकस देना है। और आए का मीनिंग है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये वो जगह है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जहाँ पे चेन इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है DNA का। इसके बाद बेटा आप देखेंगे ROP, इस लोकेशन के अंदर वह प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं किस चीज में, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। These are those proteins which help in the replication of this entire plasmid। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो AMPR है। AMPR एक सिलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन सी, एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इसी तरह से TETR भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है। इट इज ऑल्सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन सी वाली एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है बेटा। और PST1, PV1, EcoR1, ये डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकग्निशन सीक्वेंस कहाँ कहाँ पे है वो बताया गया कि जो AMPR है इसको कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ कहाँ कट कर सकते हैं वो बताया गया। तो इनको इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस आपने इन चारों पे देना। चलिए अब हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के। क्या मेन फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बेटा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 मेन फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ये हम कल करेंगे इनके फीचर्स भी। ठीक है, कंपीटेंट होस्ट क्या होता है, किन मेथड्स के थ्रू हम होस्ट को कंपीटेंट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, कुछ एक स्टेप्स भी हम कल करेंगे और परसों तक हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। आज जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, आज हमने बेसिकली पहले तो हमने स्टार्ट किया था टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजीज, जस्ट नेमिंग कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो बेसिकली 5 टूल्स हमने इसके अंदर पढ़े थे। कौन से हैं वो टूल्स, पहला तो होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम डिजायर्ड जीन को डालना चाहते हैं। दूसरे हैं मॉलिक्यूलर सिजर, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स आ जाएंगे जो DNA को खास जगह पे कट करते हैं। तीसरे हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, जो कि किन्हीं 2 DNA सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। फोर्थ है वेक्टर्स, अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में कि ये डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर लेके जाते हैं। और लास्ट बेटा पॉलीमरेज एंजाइम्स, जो कि रेप्लिकेशन में चेन इलोंगेशन के स्टेप में हेल्प करते हैं। जो डिटेल में हमने बेटा आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, और थर्ड हमने पढ़ा था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फोर्थ हमने एक ओवरव्यू लिया था PBR 322 वेक्टर। इन 4 टॉपिक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। और क्योंकि अब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया बेटा CBSE की तरफ से आपको, तो इसका पूरा फायदा भी उठाइए। क्योंकि CBSE ने एक्स्ट्रा टाइम दिया तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर भी शायद डिफिकल्ट ही आएगा। अगर अभी हो जाते एग्जाम्स तो पेपर इजी आना था, लेकिन अब क्योंकि मिल गए हैं, 1.5 से 2 महीने आपको उन्होंने दे दिए हैं, तो एग्जाम भी डिफिकल्ट ही आएगा। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन इसी माइंड सेट के साथ स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताइए बेटा। कौन सा बेटा,
एग्रोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ठीक है। देखो दोबारा से देखो इसको। चलो, आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है इसी को आपने बना लेना, इसी की बेसिस पे ही मैं आपको बता देती हूँ। एग्रोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा वह टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एग्रोज का इस्तेमाल करते हैं। एग्रोज क्या चीज है बेसिकली, जो आप एगर एगर करके एक पाउडर्ड सब्सटेंस आता है, जैसे जेलीज, जेली खाते हो ना घर में, जेलीज और आइसक्रीम्स में भी ये जो एगर है ये डलता है। एगर हमें मिलता है एल्गी से, ठीक है। तो जब हम इसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, पहला काम क्या है, एगर एगर पाउडर की फॉर्म में है, इस पाउडर को हम बॉइलिंग वाटर के अंदर डालते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर जो ये ट्रे है आपकी, इस ट्रे के अंदर हम इसको एगर एगर को डाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद जैसा जली बनता है, जली आप खाते हैं, जैसा जली का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही यहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा वेल्स, वेल्स मीन्स केविटीज, खाली जगह। इन वेल्स के अंदर हम डीएनए को डालते हैं, लेकिन डीएनए को डालने से पहले इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करके इसको कट कर देते हैं। कट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, डीएनए को उसके साथ कट करते हैं। तो एंजाइम को हमने ऐड किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डीएनए के ऊपर डाला, तो क्या हुआ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए डीएनए के, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, वेरिएबल साइज के फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए, बिकॉज हमने मॉलिक्यूलर सिजर का इस्तेमाल किया। जब ऐसे फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डीएनए को स्टेन करते हैं, हम डीएनए को कलर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर हम इसको देखें, इसके बैंड्स को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाए कि हाँ इस कलर के बैंड है, तो इट मीन्स ये डीएनए है। अदरवाइज हमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है डीएनए, अपने अपने घरों में भी किया था अभी एक्सपेरिमेंट, मेरे को पिक्स सेंड की थी, तो डीएनए कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती फिर, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये भी ट्रांसपेरेंट है, एगर एगर का जो हमने मैट्रिक्स बनाया है ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो अगर हम डीएनए को ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि डीएनए कहाँ मूव कहाँ करा है, क्या ये सेपरेट हुआ भी है या नहीं हुआ। इसीलिए हम डीएनए को स्टेन करते हैं। स्टेन एक खास स्टेन के साथ करते हैं, कौन सा बेटा, वो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। स्टेनिंग किसके साथ करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। डीएनए को कलर दे दिया हमने, कलर देने के बाद ये जो वेल्स हैं इनके अंदर हमने डीएनए के सैंपल को फिल कर दिया। जब हमने डीएनए के सैंपल को इसके अंदर फिल किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुआ तो करंट बहना स्टार्ट हुआ। करंट के बहने के साथ ही, क्योंकि हमें पता बेटा कि जो डीएनए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, उसी की वजह से। हाँ जी, हाँ, ठीक है, उसी वजह से पूरे के पूरे डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव किसकी तरफ करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हमें पता है डीएनए मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ। अब इसके पीछे भी क्या ट्रिक है कि जितना छोटा साइज होगा डीएनए फ्रेगमेंट का, उतना दूर तक ये मूव करेगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना कम ये मूव कर पाएगा, उतना कम डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इसका मूवमेंट हो गया डीएनए का। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एल्यूशन। एल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इससे पहले भी एक स्टेप आएगा, इससे पहले हम यूवी रेडिएशंस के थ्रू बैंड्स को ऑब्जर्व करते हैं डीएनए के। जब हम यूवी रेडिएशंस पास ऑन करते हैं तो हमें डीएनए के बैंड्स नजर आते हैं। वो बैंड्स हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के नजर आते हैं, ठीक है। तो जब हमें वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप इज नोन एज एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब है डीएनए के बैंड्स को सेपरेट करना फ्रॉम द जेल। इस जेल से हमने अलग कर लिया डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो
तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या इसके अंदर हमने एगर एगर का बेस दिया, डीएनए को काटा रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस के साथ, उसके बाद उसको स्टेन किया इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, स्टेन करने के बाद इन वेल्स के अंदर फिल कर दिया, फिल करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट दिया, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की वजह से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेगा। और मूवमेंट कैसा होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, स्मॉलर द साइज फार्दर इट विल मूव। इसके बाद हम यूवी रेडिएशंस पास ऑन करेंगे और हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स नजर आएंगे। जब हमें ये बैंड्स नजर आ जाएंगे तो लास्ट स्टेप में हम एल्यूशन करेंगे। एल्यूशन मीन सेपरेशन ऑफ दीज डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एग्रोज जेल। ठीक है बेटा, आप बताओ क्लियर है या अभी भी नहीं क्लियर है तो दोबारा से पूछ लो। ठीक है। और किसी बच्चे को इन चारों टॉपिक्स में कोई क्लैरिटी ना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, बोलो। क्लोनिंग वेक्टर तो अभी हम कल डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर का आज हमने बस ये पढ़ा है कितने तरह के हैं, वो पता चल गया, 3 तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स के बेटा जो करेक्टर्स है ना, ये हम कल करने हैं। उसके अलावा बताओ, 3 तरह के पता चल गए क्लोनिंग वेक्टर्स। हाँ, और PBR 322 का डायग्राम भी बेटा लर्न कर लेना। इसके करेक्टर्स को कल मैं डिटेल में कराऊंगी, जो कि 3 मार्क्स में आती हैं। ठीक है, चलिए हम इस, हाँ इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं अभी आपको पिछले 10 ईयर के आज के टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन सेंड करती हूँ, उनको लर्न कर लेना, उन्हीं का ही टेस्ट होगा शाम को। ठीक है, चलिए।